हेलो गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ लिया था। अब हम ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर देखो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक लाइट क्या होती है। ठीक है। ये समझने के लिए हमें लाइट पढ़ना पड़ेगा। ये एक कोई लाइट का सोर्स है। तो जैसे ये सोर्स हो गया लाइट का। ठीक है। तो देखो इसके अंदर ना लाइट कहीं भी जा सकती है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ये सारी ओर डिस्ट्रीब्यूट होती है लाइट। इसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाइट को, इस पॉइंट सोर्स से लाइट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो हम जब भी इस लाइट को किसी से पास करेंगे, देखो ये पहले तो ये लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, मतलब चारों 360 डिग्री ये रोटेट हो जाएगी। ठीक है। लाइट सब जगह जाएगी। ठीक है। इसकी इंटेंसिटी है वो सब जगह जाएगी। तो अब देखो जैसे ये लाइट है। ठीक है। तो ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको, इस लाइट को ना हम किसी प्रिज्म से पास करेंगे। ठीक है। जैसे ये प्रिज्म हो गया। ठीक है। अब हम इस लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे। इस प्रिज्म का नाम है निकोल प्रिज्म। ठीक है। निकोल प्रिज्म। ठीक है। जब हम इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो पहले तो ये ऐसी थी। देखो पहले तो ये इस तरह से चारों चारों तरफ ऐसी थी। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। जैसे हम इसको निकोल प्रिज्म से पास करेंगे ना, तो ये लाइट क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगी। ये इस तरह से मतलब लाइट आ गई। ठीक है। ठीक है। ये एक प्लेन में आ जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है। ये लाइट, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी ये लाइट। ठीक है। ये समझ रहे हो ना आप। ठीक है। तो ये लाइट है, लाइट का सोर्स ऐसे होता है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है। फिर हम उस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड। अब इस लाइट को हम क्या करते हैं, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम इस सॉल्यूशन से पास करते हैं। ये कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। हमने जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। इसको पोलरीमीटर ट्यूब बोलते हैं। तो जब हम इस लाइट को इससे पास करते हैं इस सॉल्यूशन से, तो क्या हो सकता है, इसकी 3 कंडीशन बनती है। देखो। ठीक है। ये लाइट अगर बिना किसी डेविएशन के ऐसे ही चली गई, ठीक है, विदाउट डेविएशन चली गई, जैसे ऐसे हमने इसको डाला था, ऐसी कैसी ये यहाँ पे आ गई, तो इस तरह के कंपाउंड्स, इस तरह का सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन या कंपाउंड्स जो लाइट को बेंड नहीं कर रहा है, उस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है। इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है। ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है। अगर ये लाइट रोटेट होगी, चाहे ये इधर रोटेट हो, देखो जैसे यहाँ पे, चाहे ये सीधे से ऐसे रोटेट हो गई हो 30 डिग्री, चाहे ये ऐसे रोटेट हो गई हो, कैसे भी रोटेट हो, अगर ये रोटेट होगी तो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है। अब अगर ये इस तरफ रोटेट हुई तो हम इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। ये मैं आगे आपको डिटेल में भी बताऊँगा, आप जस्ट एक बार देख लो। ठीक है। अगर इस तरफ रोटेट होगी तो हम इसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। ठीक है। लेवो रोटेटरी। ठीक है। इसको स्मॉल एम से डोनेट करते हैं। ठीक है। कैपिटल, आप बस एक बार ये देख लो ये क्या होती है। ठीक है। ये लाइट, तो इस तरह से लाइट डेविएट होती है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से हम, एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल। तो कौन से कंपाउंड है जो पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। तो जो मैंने तो आपको बताया ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, वो या तो लाइट को इस तरफ बेंड कर देंगे या फिर लाइट को इस तरफ बेंड कर देंगे। ठीक है। ये सीधी लाइट है, इसको या तो इधर बेंड कर देंगे या फिर ये सीधी लाइट है, इसको इधर ऐसे बेंड कर देंगे। ठीक है। इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है। रीज़न फॉर ऑप्टिकल रोटेशन। अब लाइट है वो बेंड क्यों होती है। ठीक है। ठीक है। क्यों बेंड हो रही है लाइट, क्यों इस तरफ जा रही है, कभी इस तरफ जा रही है। ठीक है। जैसे हमने ये देखा है, आपको मैंने बताया आपको, ये लाइट इधर बेंड हो गई, फिर ये लाइट इधर, या फिर इधर बेंड हो सकती है या फिर इधर बेंड हो सकती है या नहीं भी हो सकती। तो ये लाइट बेंड क्यों होती है, इसका मतलब रीज़न क्या है बेंड होने का। देखो इसका जो रीज़न है, रीज़न ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, इसका रीज़न है एसिमेट्रिक। कंपाउंड्स में कहीं एसिमेट्रिसिटी है। अब आपको कि एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, तो देखो एसिमेट्रिक को समझने से पहले हम समझते हैं सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है।
तो इसको समझने के लिए हमें सिमेट्रिक पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक, पहले सिमेट्री पढ़ लेते हैं फिर एसिमेट्रिक पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक क्या होती है, तो सिमेट्री होती है वो 4 टाइप की होती है। एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, किसी प्लेन से कोई सिमेट्री आ रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देखो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर कंपाउंड में सिमेट्री नहीं होगा, अगर कंपाउंड में सिमेट्री नहीं होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। याद रखो, सिमेट्री नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है। सिमेट्री नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, अगर सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, कंपाउंड को एसिमेट्रिक होना ज़रूरी है, ठीक है। ये लाइन ऐसी कह रही है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये सॉरी POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है BF3, ठीक है। तो देखो BF3, सबसे पहले BF3 होता क्या है, ठीक है। BF3 में कौन से क्या एंगल है, ठीक है। तो देखो BF3 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक ये पाई, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो जो कंपाउंड तीन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, उस तरह के कंपाउंड जो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और 0 लोन पेयर बनाते हैं उसको बोलते हैं sp2 कंपाउंड, ठीक है। देखो कैसे मैं बताऊँ आपको, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये कंपाउंड क्या हो गया sp2, ठीक है। हम कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है, BP मतलब बॉन्ड पेयर, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, LP मतलब लोन पेयर। तो इसमें बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर 0 इसमें, तो 3 बॉन्ड पेयर है, तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं स्टेरिक नंबर, ठीक है, इनको देख लेते हैं। अगर कंपाउंड में सिर्फ 2 होगा, 2 बॉन्ड होंगे S, तो वो होगा sp, ठीक है, वो होगा लीनियर। जैसे सिर्फ 2 बॉन्ड है इस कंपाउंड में, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखो ये कंपाउंड है, इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड है, ठीक है, तो ये लीनियर हो गया ना, लीनियर का मतलब होता है सीधा, तो ये हो गया लीनियर, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं लीनियर कंपाउंड। तो उसके अंदर क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब ऑफकोर्स सी बात है, 180 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, ठीक है। अब देखो उस सेकेंड आता है sp2, जैसे हमने ये BF3 देखा है, तो इसमें कितना एंगल होता है, ठीक है। तो ये एक तो प्लेनर होगा, ये बात याद रख लेना, ये होगा प्लेनर, ठीक है। ये क्या होगा, प्लेनर होगा। देखो प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन के अंदर होगा, सारे मॉलिक्यूल्स इस पेज के ऊपर हैं तो इस पेज पे रहेंगे, ठीक है, ना कोई ऊपर आ रहा है ना कोई नीचे जा रहा है, तो ये होगा प्लेनर। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके अंदर एंगल होता है 120 डिग्री। देखो मैं आपको 3 ऐसे दिखाता हूँ, देखो प्लेन पे, तो ये जैसे ये कंपाउंड हो गया, ठीक है, तो इस पर ये एटम हो गया, ये बीच में B आ गया, ठीक है, यहाँ पे F आ गया, फिर यहाँ पे F आ गया, फिर यहाँ पे F आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है, ये एंगल 120 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल 120 डिग्री का है और ये एंगल 120 डिग्री का है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड, ठीक है, जिसमें 3 बॉन्ड बन रहे हैं और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये होता है sp2। sp3, अब देखो sp3 में क्या होता है, sp3 के अंदर क्या होता है कि 3 जो बॉन्ड होते हैं ना, 3 जो होते हैं वो नीचे रहते हैं, ठीक है, जो 3 होते हैं वो नीचे रहते हैं। देखो कैसे, मैं आपको पेन लेके बना के दिखाता हूँ। देखो ये जो 3 है ना, ये नीचे रहेंगे, ठीक है, और एक ऊपर हो जाएगा इनमें से, ठीक है। और ये 3 नीचे कैसे रहते हैं, ये 120 डिग्री के एंगल पे रहते हैं, ठीक है, ये इस तरह से रहते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, कंपाउंड। तो ये इस तरह से होता है, ये 3 तो एक प्लेन में, लेकिन एक प्लेन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, आपको वैसे 3D में समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, देखो ये 3 तो कंपाउंड ऐसे नीचे अड़े हुए हैं इस पेज पे, तो एक कंपाउंड ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है, और इनके अंदर वैसे एंगल कितना होता है, इनके बीच में 109 डिग्री का एंगल होता है, 109.28 मिनट, ठीक है। तो ये क्या है, sp3 टेट्राहेड्रल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये क्या है, नॉन प्लेनर, सिर्फ इस प्लेन में नहीं है, कुछ एटम प्लेन के बाहर भी आ रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉन प्लेनर, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसी को। तो इसमें अगर ये देखो BF3, अब इसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब हम इसको कितने प्लेन से काट सकते हैं कि ये एक तरह से ही रहे, ठीक है।
एक तरह से ही मतलब कंपाउंड दोनों में सिमेट्री आ जाए, ठीक है। तो देखो हम कितने तरीके से हम इसको काट सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप मान लो यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है, ये एक बॉल है और ये एक बॉल है, ठीक है। ये तीनों बॉल हो गई, ठीक है। अब इन तीनों बॉलों को हम ऐसे काटें कि दोनों तरफ सही हो जाए, सेम सेम बॉल दिखे। तो देखो आधी बॉल इस तरह से मैं काटूंगा, यहाँ से ये बॉल है जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे काटूंगा, ऐसे, उसको भी ऐसे करके काटूंगा मैं, सभी सभी डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से स्लाइस कट मारूंगा। तो इस आधी बॉल ऊपर रह जाएगी, आधी बॉल नीचे रह जाएगी, वो भी आधी ऊपर रह जाएगी, आधी नीचे रह जाएगी, ये भी आधी ऊपर रह जाएगी, आधी नीचे रह जाएगी। तो ये दोनों देखो सिमेट्रिक बन रहे हैं ना, दोनों बॉल बराबर बराबर कट रही है ना। तो ये होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने किसी प्लेन से काटा है, मैंने इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से काटा है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से काटने पर ये क्या हो रही है, सिमेट्रिक दिखा रही है ना। तो ये देखो सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम इसको इस प्लेन से, हम अगर इस वर्टिकल प्लेन से इसको काट दें, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये जैसे फ्लोरीन हो गया, ये एक बॉल होगी, ठीक है। अब इस बॉल को हम आधा आधा काट देंगे, ठीक है। ये बॉल इससे, ठीक है। अब इसको बीच में से काटा, आधी बॉल हो गई। ये बॉल इससे, इसको बीच में से काटा, आधी बॉल हो गई। तो ये आधी बॉल इधर, ये आधी बॉल इधर, फिर इसकी आधी बॉल इधर, आधी बॉल इधर, और एक बॉल इधर है ही और एक बॉल इधर है ही। तो एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, ठीक है। इस प्लेन से वर्टिकल प्लेन से काटा, ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। देखो इसमें बताता हूँ कैसे, देखो आपको मैं पेन से बताता हूँ। देखो ये एक बॉल है, ठीक है, ठीक है, जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे ये बॉल है, ठीक है, ब्रोमीन बी की बॉल है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से काटूंगा, ठीक है, जैसे ये बॉल है, इसको इस तरह से काटूंगा, इस तरह से काट के लेके चला जाऊंगा। तो ये पूरी बॉल मान लो, इसको काटूंगा तो दोनों तरफ आधी आधी हो जाएगी। फिर यहाँ पे काटूंगा, ये दोनों तरफ आधी आधी हो जाएगी, और ये एक बॉल है ही, ये एक बॉल है, तो दोनों तरफ से बराबर कट रही है ना। तो ये हो गई ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस वर्टिकल पहले हॉरिजॉन्टल से स्लाइस कट काटा, अब हमने वर्टिकली काटा इस तरह वर्टिकल प्लेन से, ठीक है। अब हम इसको इस प्लेन से भी काट सकते हैं, ठीक है। इसको अगर इस तरह से काटेंगे, ठीक है, इस तरह से काटेंगे, तो ठीक है, काटने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। तो हम ये बॉल हो गई, ये बॉल होगी, तो ये एक बॉल है, इसको आधा यहाँ से काट के, फिर इस बॉल को आधा यहाँ से काट के, एक बॉल उधर है, एक बॉल इधर है, तो दोनों तरफ सेम सेम बन रहा है ना। तो सिमेट्री आ रही है, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो किसी कंपाउंड को ऐसे काटें तो क्या होगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर किसी कंपाउंड में एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है। एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है। कहीं भी उस किसी भी कंपाउंड में अगर POS या COS आ गया तो वो कंपाउंड क्या होंगे, वो सिमेट्रिक होंगे, एसिमेट्रिक नहीं होंगे। तो सिमेट्रिक होगा तो उसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। देखो ये ब्रोमीन है, इससे हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें फ्लोरीन मिल रहा है, ठीक है। हम बीच में बैठ जाते हैं पहले कंपाउंड के, ठीक है। कंपाउंड के बीच में बैठ गए, इसके ऊपर चले, हमें मिला ब्रोमीन, ठीक है। फिर इतनी दूर इसके नीचे चले तो हमें ब्रोमीन नहीं मिला, तो मतलब ये कंपाउंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये नॉर्मली आपको याद रखना है। इधर इधर बीच में बैठ गए, इधर की तरफ हम चले तो हमें मिला फ्लोरीन, फिर वापस इधर आ गए, इसके अपोजिट 180 डिग्री पे चलेंगे, नहीं मिलेगा। हमें 180 डिग्री चलना है, इससे भी 180 डिग्री, फिर यहाँ पे देख, यहाँ पे बैठे, यहाँ तक आए हम फ्लोरीन तक, हमें कोई कंपाउंड नहीं दिखा। और हम पीछे की तरफ 180 डिग्री जाते हैं, ये कंपाउंड दिखा, पीछे की तरफ जाते हैं, कोई कंपाउंड नहीं दिखा। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। वाजिब की बात यह है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हमें देखना है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये COS भी नहीं है इसमें, तो ये भी कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इस तरह से हमें ना एक तो COS चेक करनी है और POS चेक करनी है, किसी भी कंपाउंड में COS या POS है या नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें POS है या नहीं, ठीक है। देखो इसको आप ना अगर 3D में अरेंज करोगे ना तो ये sp3 होगा, ठीक है। एक ये इधर आएगा, एक कंपाउंड ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें हम जब POS चेक करेंगे ना तो इसमें POS होगी, ठीक है।
इसमें पीओएस कैसे होगी, कहोगे आप सर इसमें पीओएस कैसे होगी। तो देखो बेटा हम इसको चेक करते हैं उसी 3D वाले डायग्राम से, ठीक है। तो इधर 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 हम इसको काटेंगे ना, ऐसे स्लाइस कट मारेंगे ना तो हमें पीओएस मिल जाएगी। ऐसे इसमें भी स्लाइस कट मारेंगे ना, इस तरह से ब्रेड कट बोलते हैं, स्लाइस कट बोलते हैं, तो हमें पीओएस मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप किस तरह से सीओएस पीओएस देख सकते हो, आप इन कंपाउंड में चेक करो खुद। हम ऐसे स्लाइस कट मार सकते हैं, वर्टिकल प्लेन से काट सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन से काट सकते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सब कंपाउंड में पीओएस चेक करो। मैं आपको और भी कंपाउंड बता देता हूँ, जिसमें कुछ में मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कैसे होगी, ठीक है। कुछ जो हार्ड एग्जांपल्स हो गए, कुछ मैंने सिंपल्स आपके लिए छोड़ दिए। जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, देखो ये ब्रोमीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पर ये ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन और फ्लोरीन है, ठीक है। तो देखो ये कंपाउंड क्या है, sp2 है ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। हमें डबल बॉन्ड को गिनना नहीं है, पाई बॉन्ड को। तो 3 बॉन्ड हुई मतलब एक ही प्लेन में होगा। देखो एक ही प्लेन में होगा तो हम इसको इस तरह से ब्रेड कट, हम इसको इस तरह से काट सकते हैं ना। अगर ये एक बॉल रखी है यहाँ पे, ये बॉल रखी है, 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 तो हम इसको देखो इस तरह से काट सकते हैं। तो आधी ब्रोमीन की बॉल ऊपर, आधी नीचे, आधी उस हाइड्रोजन की बॉल ऊपर, आधी नीचे, इस क्लोरीन की आधी बॉल ऊपर, आधी बॉल नीचे, इस आगे वाली क्लोरीन की आधी ऊपर, आधी नीचे, उस फ्लोरीन की आधी ऊपर, आधी नीचे क्लोरीन। तो इस तरह से हम इसको ब्रेड कट मार सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई ना, ठीक है। इसको हम बचीड़ या ब्रेड कट बोलते हैं, ठीक है। मारवाड़ी में इसको बचीड़ मारते हैं, बचीड़ मार दिया, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड sp, ये देखो कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक क्लोरीन ऊपर की तरफ होगा, हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा, इस प्लेन के ऐसे ऊपर की तरफ लटका है, हाइड्रोजन ऐसे नीचे लटका है इस यहाँ पे। तो इसमें तो दिखा नहीं सकते ऊपर नीचे, तो इस तरह से ऊपर नीचे दिखा है। तो ये क्या है, नॉन प्लेनर कंपाउंड है। तो अब इसमें हमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी होगी तो हम कैसे देखेंगे। तो देखो अगर हम इस कंपाउंड को वर्टिकली कट काटेंगे, इस तरह से काटेंगे, इस तरह करके, तो देखो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे, तो बराबर कट रहा है, तो इसमें भी पीओएस होगी, ठीक है। इसी तरह से आप ऐसे कंपाउंड्स में, सब कंपाउंड्स में आप पीओएस चेक कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसमें 3D के अंदर इमेजिनेशन डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको चेक करनी है। अब मैं देखो आपको ना इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली बात देखो, ये कॉम्युलेटेड डाइएन्स, अगर कार्बन ये देखो, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड्स अगर चलते जाएँ, आगे तक चलते जाएँ तो उनको बोलते हैं कॉम्युलेटेड डाइएन्स। और कॉन्जुगेटेड डाइएन्स होती है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे चलते जाए दोनों साइड में, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइएन्स। फिर आइसोलेटेड डाइएन्स होती है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक कुछ देर बाद में आगे चलेंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ये आइसोलेटेड डाइएन्स, ठीक है। अब देखो इस तरह के कंपाउंड में अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करें तो क्या होता है, देखो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये हॉरिजॉन्टल, अगर ये ऐसे है ना, ये इस तरह से पड़ा है, सोच लो, ठीक है, इस तरह से पड़ा है, ठीक है। जैसे मेरा हाथ इस पेज पे रखा है ना, इस तरह से ये कार्बन रखा है, ठीक है। तो ये इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया, ठीक है, ये इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया, ठीक है। इसके आगे वाला कार्बन होगा ना, ये कार्बन इस तरह से, ठीक है, तो इसके आगे वाला कार्बन इस तरह से होगा, इससे इस तरह से जुड़ा होगा। अगर ये ऐसे पड़ा है ना, तो आज देखो ये फर्स्ट वाला कार्बन, जैसे देखो ये फर्स्ट वाला कार्बन है और इसके कंपाउंड है ये, ठीक है। अगर ये इस तरह से इस कंपाउंड में पड़े हैं, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन में, तो जो सेकंड वाला कार्बन होगा ना, आगे वाला कार्बन, ये सेकंड नंबर वाला कार्बन, तो ये होगा वर्टिकली, ये ऐसे खड़ा होगा, यहाँ पे ऐसे खड़ा होगा, ठीक है। पहले वाला पड़ा है ऐसे, आगे वाला ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो ये वर्टिकल प्लेन में होगा। फिर आगे वाला ये, ठीक है, ये पहले वाला ये, फिर ये आगे वाला फिर पड़ा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, वर्टिकल प्लेन में। तो देखो ये वाले एटम्स ऐसे हैं, इधर वाले एटम्स ऐसे हैं, और ये वाले हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग प्लेन के अंदर हो गए ना। तो इनको इस तरह से, किस तरह से काटें, किस तरह से हम इसको देखें, किस तरह से इसकी पीओस चेक करें, इसकी सीओस चेक करें, तो ठीक है, ये बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये अगर वर्टिकल प्लेन में मान लिया या हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लिया, तो हम इसको किस तरह से काट सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको
वी कट देंगे, ठीक है। क्या देंगे? वी कट देंगे, ठीक है। इसको हम स्लाइस मारेंगे, ठीक है, इस तरह से। कुछ वर्टिकल में काटेंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल में काटेंगे। तो पहले आप ये याद कर लेना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन वाला, ठीक है, कि हम किस तरह से इसको चेक करें, ये होगा कि नहीं होगा, इसमें वर्टिकल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसमें अगर वी कट मारोगे ना, इसमें आपको वी कट मारना है, ठीक है। फिर आप चेक करना है इसको, वी कट मार के भी आपको दोनों साइड में बराबर लाना है, ठीक है। फिर आप ऐसे इसको चेक कर सकते हो। अब इसका भी सेम होता है, देखो, अगर ये वाले एटम्स हो, सॉरी, ये साइक्लो एटम्स हो, स्पायरो एटम्स हो, ठीक है, इनको स्पायरो एटम बोलते हैं। कॉमन कार्बन है और दोनों तरफ रिंग है, तो इनको बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड या एलाई साइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक या एलाइसाइक्लिक, ठीक है। अगर ये हॉरिजॉन्टल में है तो ये वाली रिंग, ये ऐसे रिंग पड़ी है, तो ये आगे वाली रिंग ऐसे होगी, फिर ये ऐसे होगी और फिर ये ऐसे होगी, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड को हम काटें, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये हॉरिजॉन्टल में और ये वर्टिकल में, और इन एटम को चेक करो तो आप इस तरह से स्लाइस कट मार नहीं सकते इस एटम में, ठीक है। देखो, आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको मैंने कंपाउंड्स को समझने के लिए आगे ऑर्गेनिक में आपके काम आए, 12th में, आगे वाले चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में, तो देखो वो समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब देखो, अगर बेंजीन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, ठीक है। देखो, ये बेंजीन है, अगर ये बेंजीन ऐसे है, ठीक है, जैसे आपको ये बेंजीन ऐसे दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे पड़ी है, तो इसके पास वाली बेंजीन है ना, तो वो भी ऐसी रहेगी, ठीक है, इस तरह से पड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये सेम प्लेन में, ये बेंजीन क्या है, सेम प्लेन में, ठीक है। ये बाइफिनाइल कंपाउंड है, तो ये क्या है, एक ही प्लेन में इस तरह से पड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ गए इसके ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे अगर ब्रोमीन, बल्कि ग्रुप आयोडीन ब्रोमीन, ये अगर आ जाएंगे ना, तो इससे क्या होगा कि ये कंपाउंड स्टेरिक अनस्टेबल हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ये, अगर ये इधर वाली बेंजीन ऐसे होगी ना, तो ये इधर वाली बेंजीन होगी ना, ये इस तरह से खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये कंपाउंड्स को ऐसे खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है, इस तरह से ये कंपाउंड, ठीक है, आप इसको याद रख लेना, ठीक है, कि किस तरह से कंपाउंड्स होगा, क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया कि ये अनस्टेबल हो जाती है, इसीलिए हो जाती है, ठीक है। अब आप देखो, आप इसके अंदर CO फाइंड करो, ठीक है। तो देखो, आपको पता चलेगा कि जो कार्बन है, ये देखो, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक नीचे की तरफ ऐसे है, ठीक है। तो देखो, ये जो कार्बन है ना, इस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से प्लेन के ये तीन एक तो ऐसे ये ऐसे, देखो, मैं आपको और पेन लेके समझा के दिखाता हूँ। देखो, ये इस तरह से, ये तीन कार्बन कंपाउंड है ना, ये इस तरह से, ये तीनों इस तरह से, देखो, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। इसमें हमको CO एक ये ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये अंगूठा है मेरा ऊपर की तरफ। तो देखो, इस बीच में बैठ जाओ, आप यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है। आप यहाँ पर बैठ गए, आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। तो देखो, आप ऊपर बैठे हो, मेरे अंगूठे के ऊपर देखो, अंगूठे के 180 डिग्री पे देखो, इसके यहाँ पे 180 डिग्री पे, ठीक है। ये पीछे वाला इस तरह से, ठीक है। आप अंगूठे के 180 डिग्री पे देखोगे तो आपको नीचे ये वाला पॉइंट दिखेगा, ये वाला पॉइंट दिखेगा, देखो। तो इस पॉइंट से हम ऊपर जाएंगे तो ये हाइड्रोजन मिल रहा है, लेकिन इस पॉइंट से नीचे 180 डिग्री जाएंगे तो नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे इधर जाएंगे तो एक मिल रहा है और उधर की तरफ जाएंगे तो नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप 3D में समझोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो क्या इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब देखो, SF3 को चेक करते हैं। SF3 क्या है, ये एक प्लेनर कंपाउंड है, ठीक है। और इसके ये जो 4 एटम है ना, ये प्लेनर है, लेकिन ये 2 एटम है, ये प्लेनर है, ठीक है। तो देखो, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। अब देखो, आप इसको सेंटर मान लो, ठीक है। अब देखो, इससे आप थोड़ी दूर पे जाओ इधर की तरफ तो आपको फ्लोरीन मिल रहा है, वापस यहाँ पे आ जाओ, इसके 180 डिग्री अपोजिट में जाओगे तो भी आपको फ्लोरीन मिलेगा। इस सल्फ़र के ऊपर की तरफ जाओगे तो भी आपको एक फ्लोरीन मिल रहा है, और इस सल्फ़र के 180 डिग्री नीचे की तरफ जाओगे तो भी आपको फ्लोरीन मिल रहा है। इस सल्फ़र के इधर की तरफ जाओगे उतनी डिस्टेंस पे आपको एक फ्लोरीन मिल रहा है। इस सल्फ़र के इधर की तरफ जाओगे तो भी आपको फ्लोरीन मिल रहा है। तो इस कंपाउंड में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना। आप इसी दूरी से आपको यहाँ पे फ्लोरीन मिल रहा है, इतनी दूरी पे आपको यहाँ पे फ्लोरीन मिल रहा है, इतनी दूरी पे यहाँ पे फ्लोरीन, इतनी दूरी पे यहाँ पे फ्लोरीन, ऊपर की तरफ फ्लोरीन, नीचे की तरफ फ्लोरीन। तो ये कंपाउंड क्या है,
ये कंपाउंड में है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। PCl5 में चेक करोगे आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप डिफरेंट कंपाउंड में चेक कर लो, आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं देखो बता देता हूँ, सेंटर में बैठ जाओ, आप ऊपर की तरफ जाओ, एक चूंच वाला कार्बन मिल रहा है। इसी के 180 डिग्री नीचे की तरफ जाओ, आपको नहीं मिला ना चूंच वाला कार्बन, नहीं मिला ना चूंच वाला कार्बन यहाँ पे, तो इसमें क्या है, CO नहीं होगी। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे इधर की तरफ जाओ, आपको एक कार्बन मिल रहा है सेंटर से इधर की तरफ, सेंटर से फिर 180 डिग्री उसके अपोजिट में जाओ, आपको एक कार्बन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जाओ, आपको एक कार्बन, उसके अपोजिट 180 डिग्री पे जाओ, यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे 180, यहाँ पे गए हम, आपको हमको कार्बन मिला 180 डिग्री पे, यहाँ पे गए तो कार्बन नहीं मिला ना, तो इसमें नहीं होगा, और इसमें मिल रहा है तो हो जाएगा। तो देखो एक बात याद रख लेना, जो ओड नंबर ऑफ रिंग्स है वो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जाएंगे कार्बन मिलेगा, इसके 180 डिग्री जाएंगे नहीं मिलेगा, लेकिन से इवन नंबर वाली शो कर देगी ना ज़्यादातर। देखो इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन मिल रहा है, नीचे की तरफ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो ऊपर की तरफ होगा, ये इसमें भी नहीं मिलेगा, मेसिटाइल कंपाउंड होता है। इस तरह से आपको ना सारे कंपाउंड्स को चेक कर लेना है, ठीक है, कि किस में COS होगी या किस में POS होगी, ठीक है। इस तरह से मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर ये बाइफिनाइल कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, इनके ये ग्रुप दे रखे हैं, ये एक रिंग, वही वाली बात, ये इधर होगा, ये इधर होगा, अगर 2 ग्रुप बड़े होंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर आप AOS भी चेक कर सकते हो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिर आप इसको रहने दो, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में होगा, ना JEE में और ना नीट में, ठीक है। फिर हम देखते हैं कंडीशन फॉर एसिमेट्रिक। देखो एसिमेट्रिक कंपाउंड कैसे कैसे हो सकता है, कंडीशन क्या है एसिमेट्रिक होने के लिए, हम कैसे कहेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कब होगा, जब वो एसिमेट्रिक होगा, ठीक है, एसिमेट्रिक होगा। इतनी देर हम पढ़ रहे थे सिमेट्रिसिटी, उसमें हमने पढ़े POS COS, ठीक है, ये दो हमने डिटेल में पढ़े। लेकिन हमें चाहिए अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो एसिमेट्रिक होगा। एसिमेट्रिक मतलब बराबर नहीं होगा, चारों तरफ से सेम नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें देखो अगर कंपाउंड एसिमेट्रिक है, उसका मतलब उसमें ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ना ये है हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है। ये सभी नहीं होने चाहिए, ये सभी नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है, तब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ये सब नहीं होगा उस कंपाउंड में तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। डाइसिमेट्रिक कंपाउंड होता है, उसमें AOS होता है, ये हमारे सिलेबस का ही नहीं है, ठीक है, बस ऐसे। तो कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है, ना तो वो COS होना चाहिए, ना वो POS होना चाहिए, ठीक है। अगर ये उस कंपाउंड में दोनों में से एक भी चीज़ अगर मिल गई तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। पर हमें क्या ढूंढना है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर वो कोई कंपाउंड हमें ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए तो ये दो तो चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको टर्म्स बता देता हूँ जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, मोस्ट कन्फ्यूजिंग कीवर्ड्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो देखो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें या तो COS हो या POS हो, ठीक है, या फिर दोनों हो, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें COS POS मिल जाए या दोनों मिल जाए, ऐसे कंपाउंड्स इनएक्टिव हो जाएंगे। और जिनमें ना हो COS POS वो हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। फिर कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ही कायरल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक ही बात है। ये थर्ड वाला कायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ही बोलते हैं, ठीक है। फिर कायरल कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को ही बोलते हैं, ठीक है। फिर कायरल सेंटर होता है, ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। फिर एसिमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, एसिमेट्रिक कंपाउंड जिनमें ना तो COS हो ना POS हो ना और कुछ हो, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम एसिमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। फिर सिमेट्रिक कंपाउंड जिनमें ये सभी हो, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री के हों तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक कंपाउंड। फिर आइडेंटिटी कंपाउंड ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको 3D में कुछ भी समझ आया है, इस लेक्चर से आप कुछ भी सीख रहे हो ना, तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कायरल सेंटर, एक ऐसा सेंटर जिसके रेस्पेक्ट में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। हमें एक सेंटर देखना है, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में जिसके रेस्पेक्ट में कंपाउंड है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव हो।
जैसे हम देख रहे हैं ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये हाइड्रोजन हमें पता है ये 3D में होगी ये स्ट्रक्चर, क्योंकि sp3 है। तो इस तरह से ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। देखो ये ग्रुप ये चारों हाइड्रोजन है, तो ये सिमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है? इसमें हाइड्रोजन है सभी, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इस ग्रुप को हम हाइड्रोजन लगा देते हैं इसकी जगह, यहाँ पे हम ब्रोमीन लगा देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते हैं। देखो ये चारों जुड़े हुए कंपाउंड, ये चारों कंपाउंड इस कार्बन पे अलग अलग हो गए ना, इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। अगर इसकी जगह नाइट्रोजन होता तो हम उसको बोलते हैं कायरल नाइट्रोजन, सल्फर होता तो कायरल सल्फर, ठीक है। तो कायरलिटी कैसे क्या चेक करते हैं हम? ये फ्लोरीन है, ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो, किसी कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो वो होगा कायरल कार्बन, उस पर हम बना देते हैं स्टार, ठीक है। तो कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा sp3, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है sp3 होना चाहिए, वो क्या हो? sp3 कंपाउंड, sp3 हो, ठीक है। तो ऐसा sp3, ये देखो sp3 है ना, ये वाला पहले 1 2 3 4 sp3 हो गया ना, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसा sp3 कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मैंने बताया आपको 4 डिफरेंट एटम या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। यहाँ पे इथाइल हो सकता है, यहाँ पे मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, ठीक है। यहाँ तो 4 डिफरेंट एटम हो या 4 डिफरेंट ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड्स जो sp3 हो और उन पे लगने वाले चारों ग्रुप डिफरेंट हो, इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। ये ठीक है, कायरल कार्बन, ऐसे कार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इनमें हम कायरलिटी चेक करते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें हम फॉलोइंग कंपाउंड में कायरलिटी चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन, ठीक है। अगर इस पे यहाँ पे ये क्या कौन सा कंपाउंड लगाए? कार्बन लगाए, ठीक है। यहाँ पे लगाए मिथाइल CH3, इसके इधर लगाया ये इथाइल ग्रुप, ठीक है। ये क्या हो गया? ये इधर वाला हो गया इथाइल ग्रुप, ठीक है। ये इथाइल हो गया, ये इधर वाला हो गया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये इधर क्लोरीन लगा है, और एक हाइड्रोजन भी तो होगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये इसके प्लेन के नीचे की तरफ होगा, ठीक है। उसको शो भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो देखो ये मिथाइल, ये कार्बन, ये इथाइल और ये हाइड्रोजन, चारों ग्रुप डिफरेंट, ये कायरल कार्बन, ठीक है। उसको हम सेंटर से जोड़ देते हैं, ठीक है, ये सॉरी स्टार बना देते हैं, ठीक है। देखो इसमें देखो यहाँ पे चेक करो, ये वाला ग्रुप मिथाइल ग्रुप, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तब जाके ये वाला ग्रुप मिल रहा है। और इस कार्बन से इधर मिलते ही ये अलग हो गया ना, सेम नहीं रहा ना, इधर डिफरेंट आ गया, इधर डिफरेंट आ गया। तो ये वाला, इस पर ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये वाला डिफरेंट ग्रुप है, ये वाला भी डिफरेंट ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन होगा, तो ये कायरल कार्बन हो गया। इसी तरह से चेक करते हैं इसकी तरफ, इधर जाएंगे कोई ग्रुप नहीं मिल रहा, इधर जाएंगे कोई ग्रुप नहीं मिल रहा, इधर जाएंगे कोई ग्रुप नहीं, इधर कोई ग्रुप, इधर कोई ग्रुप नहीं, ठीक है। फिर इस तरफ आएंगे इस कार्बन के, तो देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मिल गया ना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मिल गया, तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट हो गए, ऊपर वाला ग्रुप फिर अलग है, और फिर नीचे एक हाइड्रोजन होगा, तो ये भी कायरल कार्बन होगा। इसी तरह से आप इसको चेक करो, इसके ऊपर देखो ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, फिर ये वाला ग्रुप मिथाइल डिफरेंट है, फिर ये पूरी रिंग वाला ग्रुप ये डिफरेंट है, फिर एक हाइड्रोजन होगा, ये ग्रुप डिफरेंट है। तो इस तरह से आप चेक करो, ठीक है। आप यहाँ पे चेक करो, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। एक कार्बन इधर है, एक क्लोरीन है इधर, और ये पूरा ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन होगा, तो ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। आप इस तरह से चेक कर लो, ठीक है। इस पर भी 4 का एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पर भी अलग होगा, और इस तरह से यहाँ पे देखो इस कार्बन पे ये ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट हो गया। फिर नाइट्रोजन पे देख लो, इधर ये वाला ग्रुप डिफरेंट हो गया, इधर ये वाला, यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, वहाँ पे नहीं आ रहा, ये डिफरेंट हो गया। फिर ये डिफरेंट हो गया, और एक क्लोरीन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो N नाइट्रोजन भी कायरल है। अब देखो यहाँ पे आपको होगी कि sp2 है, ये sp2 नहीं है बेटा। सल्फ़र को आप देखोगे ना, तो आपको उसका लोन पेयर शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे इस पर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। अब देखो इस पर ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, इधर वाला ग्रुप डिफरेंट है, और नीचे लोन पेयर भी डिफरेंट है, तो ये भी क्या होगा? ये भी कायरल होगा, ये कायरल सल्फ़र होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरह से चेक करो, ठीक है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट फॉर एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप इस चीज़ों के अंदर ये बात याद रखना। इफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ ओनली वन कायरल कार्बन देन इट विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ऐसा होगा क्या? सोच के देखो, अगर कोई कंपाउंड है उसमें एक भी कायरल कार्बन है तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? आप सोच के देखो, ठीक है। तो देखो, अगर एक कार्बन भी उसके अंदर ऑप्टिकली, एक कार्बन भी उसके अंदर अगर एसिमेट्रिक है, ठीक है, तो देखो क्या होगा, वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, क्योंकि उसमें ना तो COS होगी और ना उसमें POS होगी। देखो एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो इसमें COS कहाँ से आएगी? ना इसमें देखो ये sp3 है तो इसमें इस तरह से कट भी नहीं सकता ये बराबर में, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर नीचे रहेगा तो कट भी नहीं सकता। तो ये ऑलवेज ना तो इसमें COS होगी ना इसमें POS होगी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ए कंपाउंड हैव 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन देन इट विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन हो तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? देखो ये बेटा ये बात सही नहीं है, ये बात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑलवेज बोला है तो ऑलवेज नहीं होगा। देखो वो मे बी ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो यहाँ पे बताऊँ, देखो मैं आपको, ये कार्बन है, इस पर इधर कार्बन है, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, इधर क्लोरीन डिफरेंट और इधर हाइड्रोजन ग्रुप डिफरेंट, ठीक है। तो तीनों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, ये भी ये भी कायरल कार्बन है, इस पर ये ग्रुप डिफरेंट, इधर ये कार्बन ग्रुप डिफरेंट, इधर ब्रोमीन ग्रुप डिफरेंट और इस पर हाइड्रोजन ग्रुप डिफरेंट, तो ये भी एक कायरल कार्बन है, ठीक है। तो देखो अब हमने कायरलिटी तो चेक कर ली, ये वाला कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमने इसमें कायरलिटी चेक कर ली ना, देखो ये कार्बन भी, इस पर चारों ग्रुप डिफरेंट है, इस पर भी चारों ग्रुप डिफरेंट, ठीक है। अब हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री से काट के देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री से इस तरह से काटें, इस एंगल से, तो देखो इससे ये कट रहा है क्या बराबर में? ये तो बराबर में नहीं कट रहा, क्यों? इसमें 2 कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है, लेकिन इसको काट रहे हैं तो ये कट भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये बात इतनी तो सही है कि हाँ ये कंपाउंड जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन हम इसको चेक करते हैं। देखो अगर हम इसको चेक करेंगे, इस वाले कार्बन पे ये डिफरेंट ग्रुप, इधर ये डिफरेंट ग्रुप और ये पूरा डिफरेंट ग्रुप और इधर हाइड्रोजन, इसी वाले कार्बन पे ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप, इधर ये डिफरेंट ग्रुप और नीचे हाइड्रोजन। लेकिन बेटा यहाँ पे अगर हम इसको काटेंगे तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर इस तरह से हम इसको काटेंगे इस प्लेन से तो हमें सिमेट्री मिल गई, हमें POS मिल गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और मैंने आपको बताया था कोई भी कंपाउंड अगर उसमें POS या COS दोनों में से एक भी हो गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसी का एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है? तो ये बात 100% सही नहीं है। अगर 2 कायरल कार्बन आ जाएंगे ना, तो देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई ना, इस तरह से काटेंगे तो ये दोनों कार्बन है, कायरल कार्बन है दोनों, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से बेटा क्या होगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये वाला देखो ऑप्टिकली एक्टिव भी है और इनएक्टिव भी है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम ऑलवेज यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ हम यूज़ करेंगे मे और मे नॉट बी एक्टिव, ठीक है। अगर दो या दो से ज़्यादा कायरल कार्बन है किसी कंपाउंड में तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं भी हो सकता, ठीक है। वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं भी हो सकता, वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है, क्योंकि हमें फिर POS चेक करनी पड़ेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर 2 कार्बन आ जाएंगे तो POS COS ये चेक करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको POS और COS पढ़ाया था, आपको उसकी इंपॉर्टेंस सब पता चलेगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज़ द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कायरल कार्बन होना ही ज़रूरी है? देखो कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कंपाउंड होता है उसमें कायरल कार्बन नहीं होता लेकिन वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। देखो वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, देखो ठीक है। तो ये मैंने सेकंड वाला बताया था। अब देखो ये थर्ड वाला मैंने आपको पीछे बताया था कि ये वाला हाइड्रोजन है, ये हॉरिजॉन्टल इस प्लेन में, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन इस प्लेन में, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये वर्टिकल प्लेन में, फिर ये डबल बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, फिर ये कार्बन है ये वर्टिकल प्लेन में। तो देखो बेटा इसमें देखो आप, इसमें क्या होगा, इसमें ये कार्बन क्या है, ये कार्बन हॉरिजॉन्टल में और ये वाला कार्बन वर्टिकल में। कैसे, मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी बता दिया कि ये इस तरह से, ये इस तरह से आपको चेक करना पड़ता है, इसमें आपको याद रख लेना ये वाली बात, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये
हॉरिजॉन्टल में इस पे एक कार्बन, दो कार्बन, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल। अब देखो हम इसको अगर ये इस तरह से, ये दोनों ग्रुप ऊपर है और ये दोनों ग्रुप नीचे और दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो हम इसको ऐसे काटेंगे तो कुछ एटम्स ऊपर रह जाएंगे, कुछ एटम्स नीचे रह जाएंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। यहाँ से हम जाते हैं, हमें कार्बन मिलता है, यहाँ से भी हमें कार्बन मिलता है, ठीक है, यहाँ से कार्बन तक जाते हैं, फिर हमें फ्लोरीन मिलता है, फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कार्बन तक जाते हैं, फिर हमें क्लोरीन मिलता है। देखो CO सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ना CPOS है ना COS है, तो दोनों ही नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ना तो POS हो ना COS हो, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होंगे, जिसमें ना तो COS हो और ना ही POS हो, ठीक है। तो इसलिए इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में ना तो हमें COS मिल रही है ना POS मिल रही है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस ये एक एग्जांपल आप याद रख लेना, ठीक है। वैसे आपके ज़्यादातर हमारे यही आता है कि कार्बन, कायरल कार्बन होगा, उसके ऊपर अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होगी, ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ ब्रोमीन हो गया, यहाँ फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गए चारों, तो इसके अंदर ये कायरल कार्बन हो गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया, हाई लेवल पर अगर पूछ ले तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये वाला सूडो कायरल कार्बन क्या होता है। ये वाला कंपाउंड है ना, इसमें आप कहोगे कि आपको सिर्फ दो ही दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये यहाँ पे जाएंगे तो ये क्लोरीन है, ये डिफरेंट ग्रुप है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर ब्रोमीन, तो ये वाला तो ठीक है कायरल है। इधर ये वाला भी, इसको भी डिफरेंट ग्रुप मिल रहा है ये वाला, लेकिन ये तो देखो ये कार्बन है ना, यहाँ पे जाएंगे ब्रोमीन मिल गया, यहाँ पे भी जाएंगे तो ब्रोमीन मिल गया, सेम ग्रुप मिल गया, ठीक है, आगे तक। तो ये कायरल नहीं लग रहा अभी तो, लेकिन देखो कैसे कायरल होगा। देखो ये वाला sp3 होगा, तो देखो ये इस वाले कार्बन पे हम शो करेंगे, एक बार ब्रोमीन ऊपर आएगा, हाइड्रोजन नीचे जाएगा, इसमें भी ब्रोमीन ऊपर आएगा, हाइड्रोजन नीचे जाएगा। तो देखो अगर दोनों ब्रोमीन ऊपर हैं तो देखो हमें कायरलिटी नहीं दिखेगी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे तो ब्रोमीन मिलेगा, इसमें यहाँ जाएंगे ऊपर जाएंगे तो ब्रोमीन मिलेगा, नीचे जाएंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, इसमें भी नीचे जाएंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, तो हमें सेम ग्रुप मिल रहे हैं। लेकिन अगर क्या हो, एक ब्रोमीन ऊपर हो और एक इसमें हाइड्रोजन नीचे हो, और इसमें हाइड्रोजन ऊपर और ब्रोमीन नीचे हो, तो ये देखो यहाँ जाएंगे ऊपर जाएंगे ब्रोमीन मिलेगा, इसमें जाएंगे ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ जाएंगे नीचे जाएंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, और यहाँ जाएंगे नीचे जाएंगे तो ब्रोमीन मिलेगा। तो देखो ये कंपाउंड का ये जो कार्बन है, ये भी तो कायरल कार्बन है, लेकिन ये कायरलिटी दिखाई नहीं दे रही ना हमें इस तरह से, तो इसको हम सूडो कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। बस आप याद रख लेना, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, रैंक वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो रैंक मिलते हैं ना उसमें कुछ एक क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं, इसलिए मैंने जस्ट आपको बता दिया, ठीक है। अगर किसी भी कायरल कार्बन की कायरलिटी कंपाउंड में अवेलेबल एटम और ग्रुप ऑफ एटम के स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करें तो हम उसे सूडो कायरल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि इसको हम ऊपर बनाएं नीचे बनाएं, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड जिस पे डिपेंड करे कि हम ऊपर बनाएं नीचे बनाएं, तो उस तरह के कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका एक ये देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर की कैलकुलेशन के टाइप, अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर चेक करेंगे तो उसमें सूडो कायरल कार्बन को भी ऐड करते हैं, ठीक है, टोटल नंबर वाले में, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना। जैसे ये वाला कार्बन है, इसमें भी देखो हम एक बार ऊपर बनाएंगे नीचे बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, तो आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको और आगे डिटेल में पढ़ा दूँगा, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन, तो ये आप ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन इन प्लेन पोलराइज लाइट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, अगर डिफ्लेक्शन हो गया, मैंने आपको बताया था कि उस सॉल्यूशन से आप इस तरह की लाइट पास करो, प्लेन पोलराइज लाइट, सीधी लाइट पास करो, ठीक है। पहले वो डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट होगी, इसको निकोल प्लेन में पास करेंगे तो ये सीधी हो जाएगी, फिर इस सीधी लाइट को हम उस सॉल्यूशन से पास करेंगे तो या तो ये सीधी रह जाएगी, या ये ऐसे मुड़ जाएगी, या ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, या तो सीधी चली जाएगी, या तो ऐसे मुड़ जाएगी, या ऐसे मुड़ जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड जो डिफ्लेक्शन कर देते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट है उसको डिफ्लेक्शन कर देते हैं, डेविएट कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। फिर ये थीटा है डिग्री, ये डी है, ये एल है, मैंने आपको बताया था, उस आगे बताऊंगा डेक्स्ट्रोरेटरी लेवोरेटरी कैसे होता है। फिर एक होता है स्पेसिफिक रोटेशन, इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू थीटा बाई एल सी। ये नहीं पूछा जाता, लेकिन जस्ट मैंने जो बच्चे बहुत ज़्यादा रैंक के लिए तैयारी करें ना, उनके लिए बता रहा हूँ जस्ट मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ग्राम मोल में होती है, और ये एल क्या होती है, ये लेंथ होती है पोलोमीटर की,
कि कितना लेंथ है इसकी, ठीक है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे 3D प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे 3D प्रोजेक्शन फार्मूला। उसमें हम पढ़ेंगे वेज डेस प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, शोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है बेटा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।